तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। इंटीग्रेट x log 2x। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो आइलेट में पहले कौन आता है, l आता है। तो log 2x will be your first function and x will be the second function. Let's apply the integration by part. First function integration of second function minus integration sign bracket derivative of first into integral of second function। हमने अप्लाई कर दिया है फॉर्मूले में। log 2x x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और उसके बाद फाइनली आखिरी बार इंटीग्रेशन करना है। तो log 2x का डेरिवेटिव, चलो ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी नहीं लगाते, log 2x का डायरेक्ट कर देते हैं 1/2x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो वैसे भी 1/x आ रहा है और प्रॉपर्टी भी लगाते तो भी वही आता है। इसका डेरिवेटिव हो गया इंटीग्रल ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ x x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस एक x कट गया और 2 बाहर हो गया, x बचा, x का इंटीग्रल फाइनली क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट फाइनल आखिरी बार जो सीएल करेंगे x स्क्वायर बाय 2 log 2x minus x square by 2 into 2 4 plus c. This is your answer. Clear? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जब आपके पास जो ऐसा इंटीग्रल हो कि एक ही फंक्शन हो और उसका भी इंटीग्रेशन आपको नहीं बनता, तो फिर क्या करते हैं, इनटू 1 लिखते हैं ताकि दो फंक्शन में बदल जाए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकें। तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया। साइन इनवर्स x होल स्क्वायर 1 का इंटीग्रल x, फिर ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से x स्क्वायर x मान लिए, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√x। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव ये था पूरा। फिर 1 का इंटीग्रल x, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर कहीं जाके हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। इधर का पार्ट हो चुका है x sin इनवर्स x होल स्क्वायर। बच्चों अब 2 बाहर, अब बताइए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग इसे। जी सब्स्टिट्यूशन से sin इनवर्स x को अगर t मान लें, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू dt by dx। अब dx को उधर ले आएंगे, dx अपॉन √1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपन के पास एक एक्स्ट्रा टर्म x भी है, तो अगर sin इनवर्स x को तुमने t मान लिया है तो व्हाट इज x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट से उधर जाके sin t हो जाएगा, x इक्वल टू sin t। चलिए अब ये सब कुछ अपने इस पार्ट में रख देते हैं, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर किए थे हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स x को अपने t सपोज कर लिया है, फिर dx अपॉन √1, ये पूरा कितना हो जाएगा dt, और x की वैल्यू हो गई है साइन। अब आप देख सकते हो कि एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना है किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। अब यहाँ पे फिर से 2 फंक्शन बन गए हैं, एक अलजेब्रिक है जैसे x होता है वैसे t वेरिएबल t है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको मानना है t, इसको मानना है फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, ये सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से बाय पार्ट लगा देना है, तो x sin इनवर्स x होल स्क्वायर -2। लेट्स अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो sin t का इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी cos t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ t
टी के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रल ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, अब इधर क्या सिचुएशन हो गई, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। चलिए अब बच्चों ये जो आंसर आया ना इसमें टी की वैल्यू वापस रखना है ताकि फाइनल आंसर मिल सके। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 को अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 टी कॉस टी फिर माइनस 2 साइन टी प्लस सी। ठीक, आपने जो सब्सटीट्यूशन किया था उसमें आपने मान लिया था कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स हो गया था साइन टी, यानी साइन टी की वैल्यू पता है कि एक्स है, लेकिन कॉस टी का क्या। ठीक, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस टी, मतलब कॉस टी को अगर साइन में बदलना है, मतलब हमें साइन के बारे में बात पता है तो कॉस को ऐसे लिख सकते हो। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से हम ये रिलेशन जानते हैं तो 1 माइनस साइन टी इज एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमेशा के लिए याद रखो कि अगर साइन टी एक्स है तो कॉस टी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो बस अब अपन को यहाँ पे रख देना है एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टी मतलब साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी का मतलब ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन टी का मतलब एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप इसे फाइनल आंसर कह सकते हो, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एक एक्सेप्शनल इंटीग्रल है, इंटीग्रल e⁻x sin x dx। इसमें 2 स्पेशल बातें हैं। पहली बात कि इसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, चाहे e⁻x को फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड तो भी इंटीग्रेट कर पाओगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड मान लो तो भी इंटीग्रेट कर पाओगे। आइलेट के हिसाब से किसे मानना है, साइन एक्स को, तो हम लोग आइलेट को ही फॉलो करते हैं, लेकिन आप करके देखना, इसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो भी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो पहली जो इसके अंदर स्पेशल बात है वो यही है कि इसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, और दूसरी बात वो आगे पता चलेगी। ठीक है, तो देखते रहिए, एंड का इंतजार करिए। तो हमने आइलेट को फॉलो करते हुए फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट के बाहर dx। ठीक है, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है, तो ex sin x आ जाएगा आपका पहले पार्ट में, ये निपट चुका है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, अब कुछ नहीं करना इसका। अब इसकी तरफ ध्यान देते हैं, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, sin x का डेरिवेटिव cos x, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x। ठीक, देख सकते हैं 2 पार्ट से चालू किए थे, फिर भी अभी 2 पार्ट ही है। अगेन एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर वही करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के फिर इंटीग्रेट करते हैं, फिर से लगा लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करना, नहीं तो ये माइनस के साथ गड़बड़ हो सकती है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डायरेक्ट कर दें, माइनस ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x, माइनस माइनस प्लस, sin x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये माइनस यहां आ गया, और e⁻x का इंटीग्रल तो हो गया था। क्या देख सकते हो, जहां से चालू किया था वहीं पहुंच गए, है ना। यही इसके अंदर दूसरी अजीब बात है, यानी जहां से शुरू किया इतना सब कुछ करने के बाद वापस वही पहुंच गए। तो अब क्या करें, आंसर तो कहीं ना कहीं निकालना है, तो कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में से e⁻x पहले तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x। क्या हम इसको i लिख सकते हैं,
शुरू किए थे आई ही, तो यहीं से तो ये आपका इंटीग्रल था। अब इस आई को उधर लेके आते हैं, तो आई प्लस आई 2i, तब ऐसे आई निकलेगा। ठीक, आई और ये वाला माइनस आई इधर आके प्लस आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, ऐसा और भी कौन है, ई रेज टू एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ स्पेशल इंटीग्रल, ये आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा, एक्सरसाइज में नहीं दिया, ये एग्जाम्पल में दिया है। ठीक, थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैं बच्चों। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के इंटीग्रल की, इंटीग्रल्स ऑफ टाइप ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। याद कैसे रहेगा कि ये वाला पैटर्न है इंटीग्रल में, ये पैटर्न लग रहा है, कैसे याद रहेगा, ऐसे याद करिएगा कि जब भी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल में होता है तो कुछ ना कुछ अलग होता है। अभी एक पार्ट देखे थे ई पावर एक्स साइन एक्स, उसमें अलग क्या हुआ था आपको पता चल गया, वापस आई आ गया था। और दूसरा एक्सपोनेंशियल अभी फिर आएगा, तो तुम इस तरह से याद रखो कि कहीं हमारा इंटीग्रल इस टाइप का तो है नहीं है। अंशुल इधर देखिए, अगर आपका कहीं आप ध्यान दीजिए कि कहीं हमारा इंटीग्रल इस टाइप का तो नहीं है कि एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद एक ऐसा फंक्शन है जो कि सम है दो अलग अलग फंक्शन का, इसमें से एक कोई भी फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। अगर इंटीग्रल ऐसा है तो आप इसका आंसर लिखोगे ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये एक रूल है, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं कि भाई ऐसा कैसे आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस इंटीग्रल इसको प्रूव करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो ई पर एक्स अलग मतलब अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब दो पार्ट बन गए, इस पार्ट को ऐसे ही रहने देना और इस पार्ट में लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब चूंकि एफ एक्स मालूम नहीं है कि कैसा फंक्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि आइलेट में ई सबसे लास्ट में होता है, तो ये कोई भी फंक्शन होगा ये फर्स्ट ही होगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि आइलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है। एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, सो लेट्स अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। बस एक मिनट ना, तो ई पावर एक्स एफ एक्स माइनस, और ये दूसरा पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये हुआ क्या कि ई पावर एक्स एफ डैश एक्स यहाँ नेगेटिव भी आ गया और ई पावर एक्स एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। सो हमें क्या मिल गया, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर आपका इंटीग्रल ई रेज टू एक्स कोई फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव फॉर्मेट में है तो उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रल लिख सकते हो ई पावर एक्स और वो जो फंक्शन था वो प्लस सी। ठीक, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से सुनिए। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं तो बना बनाया फॉर्मेट मिलेगा। क्या फॉर्मेट की हमने बात की थी, इफ द इंटीग्रल हैज ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, अगर ये फॉर्मेट मिलता है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, ई रेज टू एक्स एफ एक्स, मतलब वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, वो फंक्शन एफ एक्स बस आ जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या होगा इसका इंटीग्रल, टेन एक्स प्लस सी। एमसीक्यूज में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। इसका आप बताइए, ई पर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल बताइए, ई एक्स प्लस सी। ठीक, इसका इंटीग्रल, तो ये तो बात हुई एमसीक्यूज की, जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं देना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बट
जरूरी क्या है कि आपको क्वेश्चन को देख के वो फॉर्मेट याद आ जाए कि ऐसा कुछ कभी पढ़ा था कि किसी फॉर्मेट का है ना, तो ही तो अपन लगा पाएंगे। तो MCQs में डायरेक्ट फॉर्मेट बनाया आएगा, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें फॉर्मेट बना नहीं रहेगा बल्कि बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन 7.6 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 16 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट है, 16, 19, 24 डायरेक्ट फॉर्मेट है, 24 तो MCQ में ही आया है। 24 इज MCQ। इंटीग्रल e रेज़ टू x sin x प्लस cos x क्या आएगा? e रेज़ टू x sin x प्लस c। 19 का डायरेक्ट आंसर दीजिए। e रेज़ टू x 1/x फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। MCQ में ही अगर आता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो e रेज़ टू x 1/x प्लस c। लेकिन 18th, 20th, 22 इनमें हाँ फॉर्म करना है, और 17 ऑल्सो। तो 17, 18, 20 इन क्वेश्चन में बनाना है फॉर्मेट। ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब सुनिए, जब फॉर्मेट बनाया है तो कहीं ना कहीं देख के याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था, फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर वो फॉर्मेट भी नहीं बना है तो कैसे याद रखेंगे? क्या बोला था मैंने अभी? एक्सपोनेंशियल होता है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, ऐसे याद रखना। ये एक्सपोनेंशियल अदरवाइज इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है, अगर है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट बात होगी, ऐसे आप याद रख लीजिए एक्सपोनेंशियल देके कि जरूर वही फॉर्मेट होगा। ठीक, तो हमें एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है तो इसको अपन अलग कर लेते हैं। एंड अदर देन एक्सपोनेंशियल वॉट एवर इज प्रेजेंट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, तभी तो fx प्लस f डैश x बनेगा। तो आप क्या करिए, +1 -1 कर लीजिए। ठीक, अब 1 प्लस एक्स के नीचे भी लेके जाएंगे इसको, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को, और 1 के नीचे भी 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, आफ्टर 1 कैंसिलेशन ये हो जाएगा और ये। अब बताओ क्या फॉर्मेट बन चुका है? यहाँ पे बच्चों fx होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आए तो क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट बन गया। अब आप लिखिए कि fx क्या है, fx, और वी नो दैट को मेंशन कर दो पूरा फॉर्मूला। ठीक है, वी नो दैट क्या, इंटीग्रल e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू ex fx प्लस c। देयरफॉर इसलिए अपना जो i है वो क्या हो जाएगा, ex fx कौन है इसका, प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट इसका आंसर लिखने से तो MCQ में सकते हो डायरेक्ट लिख दोगे, बट अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दोगे कि वी नो दैट देयर इज अ सच एंड सच फार्मूला इज देयर एंड आर एक्स इज दिस, एफ एक्स इज दिस एंड इट्स डेरिवेटिव इज दिस। ये उसी फॉर्मेट में है, इसलिए इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। ठीक है, अप्लाइड फॉर्मूला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, e रेज़ टू x। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि किसी फॉर्मेट का है, लेकिन एक्सपोनेंशियल देख के समझ जाना कि जरूर वही फॉर्मेट है। ठीक, यानी कि बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आपको fx प्लस f डैश x में बदलना है। दो पार्ट तभी हो सकते हैं जब हम अलग अलग ले लें, टेकिंग सेपरेटली, अलग अलग ले लो। ठीक, तो एटलीस्ट अभी दो पार्ट तो हो गए इसके। नाउ अप्लाई सम ट्रिग्नोमेट्री। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स नहीं लिख सकते। बोला था ना याद रखना, फिर भूल गए तुम लोग। हाँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कॉस क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे आ रही है, cos 2x को हम ये लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अगर 2x की जगह x हो तो 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख
लिखा जा सकता है कभी, तो मैंने लिख दिया। sin x को क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में, बोलिए 2sin x by 2 cos x by 2। क्योंकि ये हाफ एंगल में बदल गया है तो ये वाले भी तो बदलने पड़ेंगे। नाउ 1 plus cos x again 2 cos square x by 2। नाउ e raised to x सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 by 2 cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x by 2 प्लस इसमें से बच्चों एक cos कैंसिल 2 से 2 कैंसिल sin by cos is tan x by 2। अब बताओ कि fx कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है tan by 2। तो e raised to x पहले इसको लिख लेते हैं tan x by 2 is your fx and its derivative क्या होगा इसका डिफरेंस डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई 1 by 2 dx। ठीक फॉर्मूला लगा देते हैं फिर समझा देंगे कि भैया वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। बताएगा इसका इंटीग्रल e raised to x tan x by 2 plus c यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इंटीग्रल e power x fx plus f dash x is equal to dx is equal to e raised to x fx where your fx is tan x by 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। आई होप समझ आ गया। चलिए बात करते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 I is equal to integral x minus 3 upon x minus 1 cube e raised to x। ठीक डिनोमिनेटर को देख के एक आइडिया हो जा रहा है। ये तो पता चल गया है कि भाई एक्सपोनेंशियल है तो ये इंटीग्रल कुछ खास होगा और ये उसी पैटर्न का होगा। तो यानी कि आपको x minus 3 और x minus 1 क्यूब को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक डिनोमिनेटर को देख के पता चल गया कि क्या करना है। 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा e raised to x अलग अलग कर देंगे x minus 1 upon x minus 1 क्यूब minus 2 upon x minus 1 क्यूब। एक कैंसिल हो जाएगा x minus 1 स्क्वायर। चलिए आप थोड़ा पता लगाइए which is your fx and which is f dash x। इसका डेरिवेटिव ये है ना। अगर आप fx मान लेते हो 1 upon x minus 1 स्क्वायर को इसका डेरिवेटिव यही होगा f dash x is minus 2 by x minus 1 whole cube। So its integral is इसका इंटीग्रल होगा e raised to x 1 by x minus 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंसी। फॉर्मूला जरूर मेंशन कर लेना जब भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करो। यूजिंग इंटीग्रल e raised to x fx plus f dash x dx is equal to e raised to x fx plus c। इसका यूज कर रहा है समझ गए। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये टाइप यहाँ पर खत्म होता है।